तुम लोगों ने प्राथमिक एमीन के निर्माण की विधियों को पढ़ा था, और अपने कोर्स में क्योंकि प्राथमिक एमीनों का निर्माण ही है केवल, उसी को पढ़ने में से अगर चलें तो दो विधियां और भी हैं जिनसे प्राथमिक एमीन को बनाया जा सकता है। कुछ विधियां तो पिछली क्लास में पढ़ ली, और जो दो विधियां रह जाती हैं उसको इस क्लास में पहले कंप्लीट करते हैं। जैसे अगली विधि है, कहता है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया भी कहता है इसको, और मैंने लिख रखा है यहाँ गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया, क्योंकि ये भी नाम से फेमस अभिक्रिया। मैं क्या बोलता हूँ, उन 22 रासायनिक अभिक्रियाओं में जो मैं कह रहा था बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, उनमें से एक अभिक्रिया ये भी रहेगी। अभिक्रिया को देखो, समझो और पहचानो। देखो इससे हम प्राथमिक एमीन कैसे बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो थैलेमाइड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, और बेटा थैलेमाइड का फॉर्मूला देखो कैसे लिखना है। ये है थैलेमाइड का फॉर्मूला, CO सिंगल बॉन्ड NH। कोई पूछेगा ये फॉर्मूला काहे का है, तो तुरंत देखो बताओगे। ये थैलेमाइड का फॉर्मूला है। अब थैलेमाइड के फॉर्मूले पर सबसे पहले आपको अभिक्रिया करवानी है KOH से। अब देखो KOH से अभिक्रिया करवाओगे तो अभिक्रिया का तरीका कैसा है कि ये H इस OH से अभिक्रिया कर लेगा। अगर H OH के साथ अभिक्रिया कर लेगा, पहला पदार्थ तो बनकर तैयार होगा H2O। अच्छा अभी देखते हैं बचा क्या क्या हमारे पास। बेटा एक तो बेंजीन रिंग बनानी होगी, और बेंजीन रिंग को बनाने के बाद हमारे पास बचेगा CO, नीचे भी CO, और बेटा अगर दोनों से देखा जाए तो जुड़ा होगा बॉन्ड से N। और देखो जरा क्या H की जगह खाली हो गई है क्या, तो उस खाली जगह पर किसको लगा दें, K को। हाँ, और थोड़ा सा ये जरूर याद रखना, क्योंकि K मेटल है, धातु है, और N अधातु है, तो इनके बीच जो बॉन्ड बनता है उस पर आयनिक प्रवृत्ति होती है, और आयनिक प्रवृत्ति होती है तो K पर होता है पॉजिटिव चार्ज और N पर होता है नेगेटिव चार्ज। अगर ये बात नहीं भी लिखोगे तो भी समस्या नहीं कोई भी। अभी अभिक्रिया को और भी करवाना है, अभी तो प्राथमिक एमीन बनकर ही नहीं तैयार हुआ। बेटा अगली लाइन पर अभिक्रिया हम लोगों को करवाना है RH से, R सिंगल बॉन्ड X से। अच्छा RH के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो X की जगह पर देखो क्या कर सकते थे आप, Cl को ले सकते थे, Br को ले सकते थे, I को ले सकते थे, ये आपकी मर्जी थी। तो अगर सोचो अगर R के साथ Cl को ले लिया होता तो बेटा K अभिक्रिया किससे कर लेता, Cl के साथ। तो K अगर अभिक्रिया X के साथ करेगा तो ध्यान देने वाली बात है, पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा KX। अच्छा अब KX अगर बनकर तैयार होगा तो K की जगह खाली हो गई, बचे हुए R को उसकी जगह पर लगा दो। देखो अब देखते हैं अभिक्रिया कैसे होगी। ऊपर CO, नीचे भी CO, और बेटा दोनों के साथ जुड़ा था N, और मैं क्या बोल रहा था K तो X के साथ निकल गया है, तो अब इसके साथ जुड़ा रहेगा R। अंतिम स्टेप है, ध्यान दे लेना। देखो लास्ट स्टेप पे आपको अभिक्रिया करवानी है NaOH के जलीय विलयन से, क्योंकि NaOH को देखोगे तो NaOH तो एक ठोस पदार्थ है, और भैया ये तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है वो डायरेक्टली अभिक्रिया नहीं करेगा, तो इस पदार्थ से अभिक्रिया करवाने के लिए हमने NaOH को कहाँ पर घोला, जल में, और जल में घोलकर अभिक्रिया कराओगे। देखो होगा क्या, ये NaOH इस बॉन्ड को भी तोड़ देगा, इस बॉन्ड को भी तोड़ देगा, और दोनों बॉन्ड को तोड़ेगा। तो देखो तोड़ेगा कैसे, एक NaOH ऊपर वाले बॉन्ड को तोड़ेगा तो इस वाले पार्ट को मिलेगा NaO, और इस वाले पार्ट को मिलेगा H। और जब इस नीचे वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो CO वाले पार्ट को मिलेगा NaO, और N वाले पार्ट को मिलेगा H। अगर इस प्रकार से बॉन्ड टूटने पर अलग अलग भागों ने अभिक्रिया की है, जल्दी से ध्यान से देखो इन बॉन्ड के राइट साइड पर क्या लिखा है, RNH2। तो पहला पदार्थ देखो मैं यहां लिख दूं नीचे, पहला पदार्थ बनकर तैयार हुआ RNH2। अब देखते हैं दूसरा पदार्थ कौन सा बचा, तो दूसरा पदार्थ भैया जो बचा उसको लिख डालो। एक तो बेंजीन रिंग,
ध्यान देना भैया, कुछ छूट ना जाए। COONA, COONA, और बेटा सेम चीज तो COONA तो नीचे भी बचेगा, COONA। अगर आपके पास इतनी बड़ी रासायनिक अभिक्रिया लिख के आ जाता है तब आप इसे बताओगे ये गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया है। और पूछता है गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया करता क्या है, प्राथमिक एमीन को बनाता है। और गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन के निर्माण की विधि आप इतना करके आओगे। अच्छा, ये तो आपका हो गया 1 डिग्री एमीन, जिसको आपको बनाना था या जिसको प्राइमरी एमीन कहते हो। जानते हो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम। एक तो Na लगा है इसलिए सोडियम, और बेटा बचा हुआ पदार्थ है थैलेट। तो इस बात को याद रखोगे इनके नाम कि थैलेमाइड से सोडियम थैलेट तो बनाया ही, और साथ में मुख्य रूप से जो पदार्थ बनाया वो था प्राथमिक एमीन। तो ये अभिक्रिया थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको स्टेप वाइज सारे स्टेप ध्यान में रखने हैं। और लास्ट में तो ये याद रखना है कि NaOH के 2 मोल जब अभिक्रिया करेंगे, मैं लिख भी दूँ 2 मोल, तो 2 मोल में से एक NaOH ऊपर करेगा, एक NaOH नीचे, और ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे जरूर। और बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद जो भी बचा उसको लिखोगे। नेक्स्ट और अंतिम प्रकार की अभिक्रियाओं पर आ जाते हैं जिससे आप प्राथमिक एमीन बनाओगे। कहता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को कहते हैं रीएजेंट। से तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राथमिक एमीन बनाना है। तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राथमिक एमीन कैसे बनता है। अगर आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर उस पर आप क्लोरामीन की अभिक्रिया करवा दोगे, क्लोरामीन की अभिक्रिया करवा दोगे तो बेटा बनकर तैयार होता है प्राथमिक एमीन। इस बात को थोड़ा सा याद रखोगे। आपके पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो, उस पर अभिक्रिया किसकी होगी, क्लोरामीन की, और जैसे ही क्लोरामीन की रिएक्शन होगी आप प्राथमिक एमीन को प्राप्त करोगे। कहेगा कैसे प्राप्त होगा, हम जान जाएं इसको, तो अभिक्रिया लिख के देखो, दिखा देते हैं। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो फॉर्मूला होता है RMgX, यही तो अभिक्रिया होती है, और इसकी अभिक्रिया करवानी है क्लोरामीन से। तो क्लोरामीन से अभिक्रिया करवाओगे तो बेटा जरा देखो क्लोरामीन बनता कैसे, ये भी तो जरा देख लो। सबसे पहले अमोनिया का फॉर्मूला, और उस अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को हटाना है तो हाइड्रोजन बचेंगे 2, और उस हटे हुए हाइड्रोजन की जगह पर किसको लगा देना है, क्लोरीन को। अब अभिक्रिया देखो कैसे होगी कि ये वाला पार्ट आपस में अभिक्रिया कर लेगा। सोचो अगर ये वाला भाग अभिक्रिया कर लेता है तो MgX और Cl, इसको थोड़ा सा दूर रखेंगे कि MgX और Cl बना। अब जरा देखते हैं कि मेरे पास और भी क्या कुछ बचता है। अरे तो बचता है R और NH2, और देखो RNH2 इस बात की पहचान थी कि ये प्राथमिक एमीन है। अब इस पर बेस्ड कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन को चेक करेंगे। जैसे इस पर बेस्ड कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन को अगर देखें तो उनमें से पहली रिएक्शन है जब R की जगह पर CH3, Mg और X की जगह पर मैंने Cl यूज कर रखा है, और अभिक्रिया करवाइए क्लोरामीन से ClNH2। देखना बेटा अभिक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले Mg तो अभिक्रिया कर लेगा इस Cl से, MgCl तो पहले से था, एक और Cl मिल गया, तो जो पहला पदार्थ बनकर तैयार हुआ वो था MgCl2। अब अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद देखते हैं तो CH3 के बाद NH2। अच्छा इसका नाम जानते हो ना, मेथिल एमीन। चलो एक और अभिक्रिया लिखते हैं। अब बेटा R की जगह पर मैं बदले दे रहा हूं वैल्यू, R की जगह पर अब हम लोग C2H5 का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर R की जगह C2H5 लिखोगे तो R की जगह C2H5, फिर Mg और X की जगह पर Cl तो यूज ही करना था। अभिक्रिया फिर से क्लोरामीन से होगी तो Cl सिंगल बॉन्ड NH2 से होगी अभिक्रिया, तो Mg अभिक्रिया कर लेगा दोनों Cl के साथ, तो पहला पदार्थ MgCl2 बनाएगा। और बेटा दूसरा पदार्थ देखोगे तो C2H5 के साथ NH2,
C2H5NH2 एथाइल एमीन कहते हैं। तो ये बेटा वो विधियां थी जिनसे आप प्राथमिक एमीन बना सकते हो। दो विधियों को जिनमें से सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात है, एक तो ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस प्रोसेस, और दूसरा वाला जब हम लोगों ने कल पढ़ा था हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, तो उस अभिक्रिया को भी बहुत ध्यान रखना। अच्छा, इस पर बेस हो तो बहुत सारी रिएक्शन करवा सकते हो। आर की जगह पर अगर आप चाहो तो C6H5 रख लो और एनिलीन को बना सकते हो। इनको नोट करो। अब इसके बाद पढ़ते हैं एमीन यौगिकों के भौतिक गुण, तो जल्दी से इनको नोट कर डालो। एमीन के अगर या प्राथमिक एमीन के या एमीन यौगिकों के, क्योंकि अब तो जब एमीन यौगिक के भौतिक गुण पढ़ेंगे तो प्राथमिक एमीन का भी कंपेयर होगा और द्वितीयक का भी। तो उसमें से कुछ बातें याद रखो। जैसे कौन कौन सी बात याद रखो? पहले नंबर पर तो ये बात याद रखो कि अगर आपसे पूछ दे CH3NH2 तो तुरंत बता डालो CH3NH2 जो है वो एक प्रकार की क्या है? गैस। एक तो ये बात याद रखो भौतिक गुणों में से। एक बात और याद रखो इसी के साथ, अगर याद रखना चाहते हो तो, अगर कोई पूछता है C2H5NH2 क्या है, तो याद रखो कि C2H5NH2 एक प्रकार का है द्रव, या इसको आप बोल सकते हो लिक्विड। लेकिन एक और बात याद रखो, जो C2H5NH2 है ये ऐसा लिक्विड है, कैसा लिक्विड है? वाष्पशील। वाष्पशील का मतलब जानते हो ना, इसको गर्म करते ही ये शीघ्रता से वाष्प बनाने लगेगा, वाष्प में बदलने लगेगा। तो इतनी बात देखो, इनके ये याद रखो। एक और बात याद रखो, उसको देखो इधर लिखते हैं, क्या याद रखने लायक है? समस्त एमीन। समस्त एमीन का मतलब जानते हो? चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे वो द्वितीयक हो या तृतीयक हो, किसी भी प्रकार का एमीन हो, समस्त एमीन जो होते हैं, समस्त एमीन रंगहीन होते हैं। इस बात को भी तैयार रखो। अगर कोई पूछेगा क्या एमीनों का कोई कलर होता है, तो आप बताओगे किसी भी एमीन यौगिक का कोई भी कलर नहीं है। सारे के सारे एमीन यौगिक जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं। हाँ, एक बात और याद रखो, देखो यहीं आगे लिख दें, इसी के आगे लिख देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें, समझ जाओगे ना। प्रत्येक अगला नंबर जो है वो स्टार के थ्रू लिखा गया है। तो एक और बात याद रखोगे इस जगह पर, निम्न एमीन। क्या कोई व्यक्ति इस बात को पहचान सकता है कि निम्न एमीन का मतलब क्या होता है? निम्न एमीन का मतलब होता है जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम है। ऐसे एमीन यौगिकों को आप बोलते हो निम्न एमीन। जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है या कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है, ऐसे एमीन यौगिकों को आप निम्न एमीन बोलते हो। लेकिन सोचो कि जैसे ही आपको कोई ऐसा एमीन कंपाउंड मिलने लगा, कार्बन परमाणुओं की संख्या 8 है, 7 है, 9 है, 12 है, 15 है, ऐसे एमीनों को जानते हो क्या कहते हैं? उच्च एमीन। तो निम्न एमीन का मतलब है जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो कहता है निम्न एमीन अमोनिया की जैसी गंध देते हैं। निम्न एमीन जो होते हैं वो अमोनिया के जैसी गंध देते हैं। इस बात को भी तैयार रखो कि अगर जो निम्न एमीन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है, तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि मेथिल एमीन जो होगा ये जरूर गैस के रूप में है, लेकिन इसकी महक किसकी जैसी होगी? अमोनिया, क्योंकि तो निम्न ही एमीन है। अच्छा, C2H5NH2 भी तो निम्न एमीन है और इस पे भी महक जो होगी वो अमोनिया जैसी होगी। बेटा इसी में से एक बात और तैयार रखो, देखो यहां लिख देते हैं। कहेगा निम्न एमीन का बात बता दिया तो उच्च एमीन की भी कुछ बात बता देते। देखो उच्च एमीन की, उच्च एमीन मछली की तरह गंध देते हैं। अब यार ये बड़ी परेशानी है, अब उच्च एमीन का पता करना, मछली को सूंघ के आओ पहले। मछली की तरह गंध देते हैं, तब हम जान पाए कि उच्च एमीन कैसा महक देती है। तो उच्च एमीन ऐसी महक देते हैं कि किसकी तरह गंध देते हैं? मछली की तरह। तो इन बातों को भैया याद रखना, ये सारी बातें जो हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। और प्रत्येक नंबर जो स्टार के फॉर्म में लिखा है ये अपने आप में एक क्वेश्चन है।
कि निम्न एमीन कैसे महक देते हैं, उच्च एमीन कैसे महक देते हैं। अच्छा, इसको पढ़ने के बाद अब इसके एक और भौतिक गुण पर चलेंगे। जानते हो अगले भौतिक का गुण का नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की बात आती है तो मैं बताता हूं, हर प्रकार का एमीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बशर्ते तृतीयक एमीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो देखो, पहले तो ये बताएंगे कि हर प्रकार का एमीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, फिर कहेंगे तृतीयक एमीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, और फिर इस बात को सिद्ध भी तो करें, आखिर तृतीयक एमीन हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बना पाता है। तो भैया पहले कुछ बातें और फिर उसको प्रूफ करके दिखाते हैं। देखो यहां लिखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की, क्या लिखते हैं? अमोनिया की तरह प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी एमीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो जिस प्रकार अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, परंतु टर्सरी एमीन या जिनको तृतीयक एमीन कहते हैं, जिनको 3 डिग्री एमीन कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, और बेटा यहां लिखे देते हैं, नहीं बना पाते। या ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि तृतीयक एमीन हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं बना सकते हैं। अब देखो मैं सिद्ध करके दिखाता हूं कैसे ये बॉन्ड हाइड्रोजन बना सकते हैं, और वो तृतीयक वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बना क्यों नहीं सकता है। और तुमको भी अगर दिखाना पड़े तो देखो ऐसे लिखोगे। सबसे पहले हम लिखेंगे अमोनिया की बड़ाई, कि आखिर अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बना सकता है। तो देखो अमोनिया का सूत्र किसी को याद है? NH3। और देखो कैसे लिखते हैं NH3 को, NH3 में N के साथ H, दूसरा H और बेटा तीसरा H। NH3 एक सूत्र हो गया। एक NH3 का सूत्र जस्ट इसके बगल में लिख देते हैं, N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और तीसरा H। बेटा एक और सूत्र लिख देने दो, N सिंगल बॉन्ड के साथ H, दूसरा H और तीसरा H। अब जानते होता क्या है? देखो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन के परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाई होती है। अब कहोगे सर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है? भैया फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ रखा है तुम लोगों ने। बॉन्ड को या आबंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता कहलाती है विद्युत ऋणात्मकता। तो क्योंकि हाइड्रोजन की अपेक्षा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाई है, इस बॉन्ड को नाइट्रोजन अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, और जब नाइट्रोजन अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा तो नाइट्रोजन पर आएगा आंशिक रूप से ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धनावेश। यहां पर भी देखा जाए तो आंशिक रूप से नाइट्रोजन पर ऋणावेश और हाइड्रोजन पर धनावेश, और इस सूत्र में भी देखा जाए तो नाइट्रोजन पर आंशिक रूप से ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धना। अभी कहोगे सर जी इनका पर हाइड्रोजन पर कुछ नहीं होगा क्या? इनका बॉन्ड नहीं खींचेगा? खींचेगा इनका भी, लेकिन हमको समझने के लिए तो बस उसी से समझ में आ जाएगा। सोचा जब नाइट्रोजन ने बॉन्ड खींचा, नाइट्रोजन पर तो निगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। सेम कैटेगरी यहां पर भी रहा, सेम चीज यहीं पर भी रही। अब जरा ध्यान दो कि ये निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन है ना, तो ये अगले परमाणु के हाइड्रोजन को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। बाय इस पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन और इस निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के बीच भी तो एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और इस अट्रैक्शन फोर्स को तो ही कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कोई व्यक्ति बता सकता है अभी एक हाइड्रोजन बॉन्ड और वर्क कर रहा होगा? लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहां वर्क कर रहा है। इसका मतलब अमोनिया का सूत्र जो है उसमें अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध क्या होते हैं? पाए जाते हैं, और वो के बीच में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है। तो अमोनिया में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। कोई पूछेगा क्यों है? ये स्ट्रक्चर बना करके आ जाओगे। अभी आगे चलते हैं, एक दूसरे का पदार्थ का देखते हैं, प्राइमरी एमीन का। और बेटा प्राइमरी एमीन का फॉर्मूला अगर देखा जाए होता है R सिंगल बॉन्ड NH2। यही तो होता है प्राथमिक एमीन का। इस पर भी देखो कैसे बना के दिखाते हैं तुमको। सबसे पहले इस सूत्र को बनाओगे तो देखो N लिख लो, और प्राइमरी एमीन बनाना है तो देखो कैसे, H R और यहां H। क्या ये R
NH2 लिखा है, हाँ ठीक है। इसके जस्ट बगल में एक और बना लूं, N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड R, यहां पर H। बेटा एक और मॉलिक्यूल बना लो, 3 मॉलिक्यूल कम से कम बना लिया करो। सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H। अब देखो उसमें होगा क्या, देखो पीछे से यहां से पढ़ते हैं। नाइट्रोजन फिर बॉन्ड को खींचेगा, और जब नाइट्रोजन बॉन्ड को खींच ले जाएगा तो नाइट्रोजन पर आंशिक रूप से ऋणावेश और हाइड्रोजन पर धनावेश, और फिर यहां से नाइट्रोजन अगर बॉन्ड को खींचेगा, नाइट्रोजन पर ऋणावेश, हाइड्रोजन पर धनावेश, नाइट्रोजन पर ऋणावेश और हाइड्रोजन पर धनावेश। अच्छा फिर से देखो, नाइट्रोजन पर ऋणावेश है और दूसरे प्राथमिक एमीन के हाइड्रोजन पर है धनावेश, तो इसका हाइड्रोजन इस एमीन के नाइट्रोजन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित। तो ये एक बॉन्ड बनकर तैयार होगा, इस बॉन्ड को ही कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। एक और हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहां बन रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका मतलब प्राथमिक एमीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और बेटा आ जाते हैं, अब पढ़ेंगे द्वितीयक एमीन पर। द्वितीयक एमीन का फॉर्मूला होता है R2 सिंगल बॉन्ड NH, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इस पे हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने की और समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटा इस बार 2 अणु बनाएंगे। जानते हो क्यों, जगह लगता है मेरे पास कम है इस बार। R2NH का फॉर्मूला देखो बनेगा कैसे, NH, और बेटा R2 कहा था तो R कम से कम कितनी बार रहना चाहिए, 2 बार। एक और बना लूं, N सिंगल बॉन्ड H और R 2 बार रहना चाहिए था। अच्छा एक बन सकता है, और बनाओ भैया, बन सकता है तो H सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R और एक बार R यहां। अब देखो फिर से N और H के बीच का जो बॉन्ड होगा वो नाइट्रोजन अपनी ओर खींच लेगा, तो नाइट्रोजन पर हमेशा ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धनावेश लगाया जाएगा। अब जरा ध्यान दो कि ये हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके जस्ट बगल वाले नाइट्रोजन पर है निगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अतः इन दोनों के बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अच्छा ये भी हाइड्रोजन तो इस नाइट्रोजन को आकर्षित करेगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब द्वितीयक एमीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन एक बात यार हम लोगों को पहले से पता थी, कहाँ लिखा यार ये, कि तृतीयक एमीन हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाते नहीं है। अब देखो क्यों नहीं बनाते हैं तृतीयक, नीचे लिख दे इसी के। बेटा तृतीयक एमीन का फॉर्मूला होता है R3 सिंगल बॉन्ड N, ये फॉर्मूला होता है। सिंगल बॉन्ड न लगाओ, चलो लिखा रहे R3NH ले, R3N होता है। अब इसके फॉर्मूले को देखें, एक्सपेंड करके लिखते हैं। बेटा N लिख दिया, 3 R लिखने होते तो पहला R, दूसरा R, तीसरा R। अच्छा जल्दी से देख करके बताओ, अगर इसी के जस्ट बगल में एक और फॉर्मूला मैं लिख दूं, इधर लिख देते हैं N सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R और सिंगल बॉन्ड R। पहली बात तो क्या तुम लोग ये देखकर बताओ, क्या नाइट्रोजन के पास डायरेक्ट अटैच हुआ कोई हाइड्रोजन एटम है? भैया डायरेक्ट एल्किल ग्रुप अटैच हुए हैं, यहां पे कम से कम नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन तो होता था, और जब कम से कम एक हाइड्रोजन होता था तो वो कम से कम एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना ही सकता था। तो सारे के यौगिकों के पास देखा, अमोनिया पर देखा, प्राथमिक एमीन पर देखा, द्वितीयक एमीन पर देखा, इन पर सब के पास नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था। अब तृतीयक में देखते हैं तो नाइट्रोजन से तो कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, सारे के सारे एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे या तो एराइल ग्रुप जुड़ेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली किसी हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं है। इसलिए R3N या जिसको तृतीयक एमीन कहते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। तो मैं देखो यहां लिख देता हूं कि तृतीयक एमीन हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं बना सकता है। तो ये क्रॉस का निशान याद रहेगा, इसका मतलब है किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड तृतीयक एमीन में नहीं कार्य करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर वर्क करता है तो या तो अमोनिया पर, या तो प्राथमिक एमीन पर, या तो द्वितीयक एमीन पर, तृतीयक एमीन पर वर्क नहीं करता। और जानते हो वर्क ना करने का कारण क्या है, कि तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, और जब हाइड्रोजन एटम है नहीं तो वो हाइड्रोजन एटम बॉन्ड बनाएगा नहीं, और जब हाइड्रोजन एटम बॉन्ड नहीं बनाएगा तो भैया हम इस बात को कहेंगे
कि वह हाइड्रोजन बॉन्ड को बना नहीं सकता है। एक बात और याद रखोगे, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड की बातें तो याद कर ली तुम लोगों ने जल्दी से। अब हाइड्रोजन बॉन्ड पर एक बात और याद रखो, देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाली बात होगी। एक और गुण पर चलते हैं, देखो कहता है द्विध्रुव आघूर्ण। वैसे तो इस द्विध्रुव आघूर्ण को शायद आपने फिजिक्स में भी पढ़ रखा होगा, लेकिन अभी भी हम द्विध्रुव आघूर्ण बता दें तुमको होता क्या है। सुनो, देखो कभी कभी हमारी बात भी सुन लिया करो यार, फिजिक्स में तो सुन ही ले रखा है द्विध्रुव आघूर्ण, और जाने क्या क्या चीजें पढ़ रखी हैं। एक आधा कभी टाइम मिल जाए इधर भी सुन लो, और क्या, टाइम ना हो तो कोई बात नहीं भाई। देखो अब हम कैसे द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं, हो सकता है कि उनका और अपना तरीका एक ही हो। फिजिक्स से मैं ज्यादा जानता नहीं, और केमिस्ट्री का हम बताने से छोड़ते नहीं है भैया। देखो एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ए और बी, एक यौगिक है जो ए और बी नामक दो परमाणुओं से मिलकर बना है, और उन दोनों परमाणुओं के बीच में बना है कोई सहसंयोजक आबंध। लेकिन सहसंयोजक आबंध बना होने के बावजूद भी देखो ये परमाणु ए है और ये परमाणु बी है, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, इसलिए दोनों में ही बॉन्ड को खींचने की क्षमता या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता अलग अलग है। हो सकता है बी के पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा हो, और हो सकता है परमाणु ए पर बॉन्ड को खींचने की क्षमता कैसी हो, ज्यादा। अभी के लिए मैं ऐसा माने लेता हूं कि परमाणु बी के पास बॉन्ड को खींचने की क्षमता अधिक है। अगर बी के पास बॉन्ड को खींचने की क्षमता अधिक है तो बॉन्ड किसकी ओर डिस्प्लेस हो जाएगा, खिसक जाएगा, बी की ओर। और जिसकी ओर बॉन्ड जाएगा उसी की ओर जाएंगे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बी के लिए ट्रांसफर होंगे, बी की ओर ट्रांसफर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे बी के ऊपर, और बी के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बनाएंगे निगेटिव चार्ज। हालांकि ये निगेटिव चार्ज टोटल निगेटिव चार्ज नहीं है, ये निगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी कम है, इसलिए मैंने माइनस डेल्टा बनाया है। इसको कहते हैं पूरा का पूरा निगेटिव चार्ज नहीं है, थोड़ा सा निगेटिव चार्ज है, आंशिक रूप से निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज की बहुत कम मात्रा है। लेकिन यह भी ध्यान रखने वाली बात है, जितना ज्यादा इस पर निगेटिव चार्ज आएगा उतना ही ज्यादा इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और निगेटिव चार्ज आना और पॉजिटिव चार्ज आना इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो कितना ज्यादा खिसका है। अगर दोनों के बीच बना बॉन्ड थोड़ा सा खिसकेगा, थोड़ा सा निगेटिव चार्ज, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, और ज्यादा खिसक गया और भी ज्यादा निगेटिव चार्ज, और भी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, और भी ज्यादा खिसक गया, जितना ज्यादा डिस्प्लेस होता रहेगा एटम्स पर निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। जानते हो चार्ज की अमाउंट तो बढ़ती ही रहेगी, और उस दौरान चेंज होगा बॉन्ड का लेंथ भी। क्योंकि बॉन्ड का लेंथ कैसे चेंज होगा, जितना बॉन्ड खिसकेगा एक तरफ परमाणु उतना ही क्या ऐसे आते जाएंगे नजदीक। अगर नजदीक आता जाएगा परमाणु तो बॉन्ड की दूरी या बॉन्ड की लंबाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जानते हो उस दौरान तुमको क्या करना है, ऋणात्मक चार्ज या धनात्मक चार्ज को ले लेना है और इसके साथ उस पर गुणा करा देना है दोनों परमाणुओं के बीच बने आबंध की लंबाई का। इस गुणनफल को ही कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण निकालने का तरीका समझ पाए कैसे निकालना है। सबसे पहले इस बात को पता करो कि क्या बॉन्ड किसी भी डायरेक्शन पे खिसक रहा है। अगर खिसक रहा है तो किसी एक एटम पर निगेटिव चार्ज और किसी दूसरे एटम को पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये जरूर अच्छाई है कि जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही निगेटिव चार्ज आएगा। तो चार्ज आप चाहे निगेटिव वाला ले लें और चाहे पॉजिटिव वाला, दोनों सेम रहने वाला है। कोई भी ये नहीं बोल सकता सर जी इस पर चार्ज ज्यादा उस पर चार्ज कम है। जितना ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा उतना ही ये निगेटिव चार्ज कंटेन करेगा। तो चार्ज जितना है उस चार्ज को लिख दो, या आवेश Q से लिखते हो, और D जानते हो क्या है, दोनों एटम्स के बीच बने आबंध की लंबाई, और दोनों का गुणा कर दोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसको कहेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। और यार नॉर्मली एक बात बताएं तुमको हम, जो तुम लोगों को बहुत अच्छा फायदा देगा। क्या फायदा देगा कि बॉन्ड जितना ज्यादा खिसकेगा,
भैया द्विध्रुव आघूर्ण उतना ही कैसा होता रहेगा, ज्यादा। भाई जानते हो जितना बॉन्ड खिसकेगा चार्ज भी उतना ही बढ़ जाएगा, और जब चार्ज बढ़ेगा तो भैया चार्ज अगर बढ़ेगा तो द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू को भी क्या कर देगा, बढ़ा देगा। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में इस जगह पर एक बात आ सकती है, अगर चार्ज सरजी बढ़ेगा तो बॉन्ड की लेंथ घटेगी भी तो, लेकिन चार्ज बढ़ता है काफी तेजी से और बॉन्ड की लेंथ घटती है बहुत धीमे। तो बॉन्ड की लेंथ घटने का प्रॉपर्टी जो है वो उतना ज्यादा मायने नहीं रख पाता है जितना कि आवेश मायने रख लेता है। तो बॉन्ड की लेंथ में तो परिवर्तन थोड़ा ही बहुत होता है, चार्ज में परिवर्तन ज्यादा होता है, इसलिए बॉन्ड की लेंथ का परिवर्तन मायने नहीं रखता, क्योंकि चार्ज में परिवर्तन ज्यादा हो रहा है। चार्ज का परिवर्तन देखते हैं, तो जितना ज्यादा बॉन्ड डिस्प्लेस उतना ही अधिक द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण को पढ़ना भैया तुम्हारे लिए थोड़ा सा ही जरूरी था। अब द्विध्रुव आघूर्ण में से ध्यान देने वाली बात है, अपने यहां क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है, पहले मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा और क्वेश्चन इसके बाद आपको सुना देंगे। देखो कैसा आता है। मैंने यहां बेटा लिख रखा है एक फॉर्मूला RCOOH, जानते हो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और इसके बाद मैंने एक फॉर्मूला और लिख रखा है R सिंगल बॉन्ड OH। इस फॉर्मूले को देखकर लोग कहते हैं ये अल्कोहल का फॉर्मूला है। इसके बाद एक और पदार्थ आता है RNH2। इस फॉर्मूले को देखकर बच्चे कहते हैं ये एमीन यौगिक है। और इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है R सिंगल बॉन्ड H। कोई भी आदमी देखता है तो कहता है सर ये एल्केन का फॉर्मूला है, तो नाम सबके लिख दे। देखो ये फॉर्मूला किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये फॉर्मूला किसका है, एल्कोहल का। ये फॉर्मूला किसका है, एमीन का। और ये फॉर्मूला किसका है, एल्केन का। अब इनमें से क्वेश्चन कैसे आता है, कहता है लगभग समान कार्बन परमाणु वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल, एमीन और एल्केन में से किसका क्वथनांक अधिक होता है और इनमें से किसका क्वथनांक कम होता है, सॉरी अधिक और कम, ऐसा पूछ लेता है। तो भैया इनमें कर क्वथनांक की कभी बात आएगी तो इस बात को याद रखो, पहली बात कि सबसे अधिक क्वथनांक होता है RCOOH एसिड का, उससे कम क्वथनांक होता है एल्कोहल का, और एल्कोहल से भी कम क्वथनांक होता है एमीन्स का, और एमीन से भी कम क्वथनांक होता है किसका, एल्केन का। अर्थात एल्केन को अगर उबालने जाओगे थोड़े ही टेम्परेचर में ये उबलने लगेगा। अच्छा, एमीन से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़े, सॉरी एल्केन से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा एमीन को। अगर एल्कोहल को उबालना है तो उसको तो एमीन से भी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और अगर अम्ल को उबालना है तो उसको तो एल्कोहल से भी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ये जो क्रम आपके सामने लिखा गया है बेटा, ये क्रम है किसका, क्वथनांक का। कोई व्यक्ति और भी पूछ सकता है कि सर जी क्वथनांक के लिए क्या कोई सूत्र है, तो हम उसको एक बात बता देते हैं। देखो कहां, यहां लिख दें, यहीं लिख दें, ऐसे लिख दें BP। ये वो BP नहीं है ब्लड प्रेशर वाला, ये है BP बॉइलिंग पॉइंट, जिसका अर्थ होता है क्वथनांक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना कि बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज्यादा होगा जिसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा, और द्विध्रुव आघूर्ण जिस पदार्थ का कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। तो इससे पता क्या चला, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो द्विध्रुव आघूर्ण भी ज्यादा था, फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ तो द्विध्रुव आघूर्ण भी कम हो गया, और भी बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, द्विध्रुव आघूर्ण और भी कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट और भी कम हुआ तो द्विध्रुव आघूर्ण और भी कम हो गया। तो इस बात को अगर तुम याद रख सकते हो तो भैया इस बात को याद रखें आप हमेशा के लिए। एक काम करो, इसको जल्दी से नोट करो जो भी बनाना है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अभी द्विध्रुव आघूर्ण पर रिलेटेड गुणों की, कि आपने इस बात को तो पहचान लिया कि क्वथनांक किसका ज्यादा होता है। एक गुण और लिखने जगह है तो उस पर लिख जाएगा। देखो एक गुण और लिखते हैं वाष्पशीलता का।
हमें ऐसा लग रहा है कि हम इस जगह उस गुण को लिख सकते हैं। अच्छा, क्वथनांक का जस्ट अपोजिट होता है वाष्पशीलता। जिस पदार्थ का क्वथनांक कम है वाष्पशीलता ज्यादा है, और जिस पदार्थ का क्वथनांक ज्यादा है उसकी वाष्पशीलता कम है। तो क्योंकि इस पदार्थ का क्वथनांक सबसे ज्यादा था RCOOH का, इसकी वाष्पशीलता सबसे कम। इसके बाद एल्कोहल का क्वथनांक थोड़ा सा कम था तो वाष्पशीलता ज्यादा, उससे भी ज्यादा वाष्पशीलता होती है एमीन की, और सबसे अधिक वाष्पशीलता होती है एल्केन की। तो अगर वाष्पशीलता का क्रम याद रखोगे तो ये वाला हो गया। जल्दी से इसको नोट करो फिर। तो यहां लिखवा लें क्वथनांक, नहीं भी लिखेगा तो भी अभी बताएंगे। देखो, अभी तक तुम लोगों ने क्वथनांक का कंपेयर किया था किसके साथ? अम्ल के साथ। क्वथनांक का कंपेयर किया एल्कोहल के साथ, एमीन के साथ, और लास्ट में एक और पदार्थ था एल्केन के साथ। लेकिन जानते हो अब हम क्वथनांक का कंपेयर करेंगे एक ही प्रकार के यौगिकों के साथ। एक ही प्रकार का मतलब जानते हो ना, एमीन के साथ ही क्वथनांक को कंपेयर करेंगे। हम हर प्रकार के एमीन के फॉर्मूले आपके सामने कुछ लिख देंगे और उसी पर कंपेयर करेंगे क्वथनांक को। देखो याद रखो, पहला याद रखो, सबसे ज्यादा अगर क्वथनांक की बात की जाए होती है प्राथमिक एमीन का। यार 1 डिग्री एमीन, सबसे ज्यादा क्वथनांक प्राथमिक एमीन का होता है। इसके बाद इससे कम क्वथनांक होता है द्वितीयक एमीन का। बेटा इसके बाद भी क्वथनांक इससे भी कम होता है किसका? तृतीयक एमीन का। तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा पूरा का पूरा। हम सोच रहे हैं एक और अवयव बढ़ा लें, इससे भी ज्यादा क्वथनांक होगा किसका? अमोनिया का। तो ये क्रम याद रखना, ये क्रम किसका है? अरे यार ये गलत लिख गया। सबसे ज्यादा क्वथनांक अमोनिया का, फिर प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का, और लास्ट में सबसे कम क्वथनांक होता है टर्सरी का। ये किसका क्रम है कोई पूछेगा तो आप बताओगे क्वथनांक का क्रम है। अब देखो कैसे क्वथनांक का क्रम बताओगे, इसको भी समझने वाली बात है। अरे इधर देख लो भैया, अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं? 3। तीनों के 3 हाइड्रोजन जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। समझ रहे हो? प्राथमिक एमीन में जरा ये बताओ नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं? 2 ही तो जुड़े होते हैं। तो इसका कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? 2। ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और इसका जानते हो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 1। अब जल्दी से सोचो और इस बात पर विचार करो कि तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन से क्या कोई हाइड्रोजन जुड़ा होता है? नहीं। तो ये कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि अमोनिया सबसे ज्यादा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसका क्वथनांक भी सबसे ज्यादा है। प्राथमिक एमीन कम से कम अगर देखें तो 2 बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन वाली, तो कम हो गया। उससे भी कम सेकेंडरी, क्योंकि केवल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड को बना सकता है। टर्सरी का क्वथनांक सबसे कम है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। रीजन दे पाओगे इसका? तो मैं देखो रीजन भी यहां लिखता हूं, आप लोग रीजन कैसे समझ जाया करोगे पढ़ के। देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या के आधार पर इस क्रम को लिखा गया है। संख्या के आधार पर। तो इस बात ये कारण हो गया तुम लोगों के लिए, क्योंकि अमोनिया 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, सबसे ज्यादा क्वथनांक। प्राथमिक एमीन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्वथनांक घट गया। ये 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्वथनांक और भी कम हो गया। और तृतीयक एमीन तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं बनाता, तो क्वथनांक इसका क्या है? सबसे कम। एक और क्रम याद रखना। कहोगे सर जी अब कौन सा क्रम लिखेंगे? भैया क्रम तो इन्हीं का लिखेंगे, बस उल्टा लिख देंगे इसका। सेकेंडरी एमीन, और बेटा लास्ट में आ जाएगा टर्सरी एमीन। पूछेगा सर जी ये किसका क्रम है? तो भैया ये क्रम है वाष्पशीलता का। वैसे भी मैंने बताया है, अगर तुमको किसी पदार्थ के क्वथनांक का क्रम आ जाए
तो आप उसके वाष्पशीलता का क्रम तो तुरंत बना लो, क्वथनांक के क्रम को अपोजिट डायरेक्शन में लिख दो और हो गया भैया ये वाष्पशीलता का क्रम। तो अब हम लोग क्वथनांक वाले नंबर से छुट्टी पाए, समझ लो। तो क्वथनांक में इतनी चीजों को याद रखना। फिर मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं, क्या इनके आंसर दे पाओगे? जैसे हमसे ही पूछ लेता है, देखो कैसा क्वेश्चन आता है, अमोनिया और प्राइमरी एमीन में किसका क्वथनांक ज्यादा होता है? तो आपका क्या आंसर रहना चाहिए? अमोनिया का। क्यों ऐसे कि आपने अमोनिया के क्वथनांक को ज्यादा घोषित कर दिया? क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु जो है वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है और अमोनिया का अणु 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जबकि प्राथमिक एमीन का अणु केवल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 2। ज्यादा बॉन्ड बना सकता है इसलिए ज्यादा क्वथनांक है, और कम बॉन्ड बना सकता तो क्वथनांक कम होता। अच्छा, वाष्पशीलता तो जस्ट अपोजिट चलता है, तो वाष्पशीलता को लिख दिया। अभी नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं और एक और गुण को पढ़ते हैं जिसका नाम है विलेयता। अगर किसी व्यक्ति को विलेयता से कोई प्रॉब्लम है तो उसको इस शब्द से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, घुलनशीलता से। विलेयता का अर्थ ही होता है घुलने की क्षमता या घुल जाने की स्ट्रेंथ, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप उसको बोल सकते हैं घुलनशीलता। अब घुलनशीलता को देखो लिखते कैसे हैं, पहले समझो इस बात को। देखो हम यहां लिखते हैं, अच्छा इनको आज तक नहीं छोड़ा है कभी, अमोनिया को हर बार कंपेयर पे लेके चलना है। अमोनिया कॉमा प्राइमरी एमीन कॉमा सेकेंडरी एमीन। बेटा टर्सरी को हटा लेना भी, और जानते हो टर्सरी को क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि टर्सरी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है। तो हम लिखेंगे अमोनिया प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। और भी अच्छा लिख दो, एमीन जल के अणुओं के साथ, और भी अच्छा लगने लगेगा, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, अतः ये जल में घुलनशील हैं। जल में घुलनशील हैं। अच्छा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता तो हम लोगों ने पहले देखो फिगर के थ्रू सभी को पढ़ा था। अमोनिया को भी पढ़ा, प्राथमिक एमीन को पढ़ा, द्वितीयक को पढ़ा, और तृतीयक का तो चित्र यहाँ बेटा लास्ट में हम लोगों ने बनाया था, किनारे बिल्कुल नीचे की ओर। तो कहता है क्योंकि अमोनिया प्राइमरी एमीन सेकेंडरी एमीन हाइड्रोजन बॉन्ड को बना सकते हैं, भैया ये जल पे कैसे हैं? घुलनशील है। और ऐसा किताब में लिख सकता है विलेय है, तो विलेय का भी अर्थ वही है। परंतु तृतीयक एमीन, या जिसको 3 डिग्री एमीन कहते हैं, जल के अणुओं, इधर से लिख लेते हैं, के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। अतः यह जल में चाहे लिख दो अविलेय है और चाहे भैया लिख दो अघुलनशील है। अघुलनशील है, तो इस बात को ऐसे भी लिख सकते थे। देखो तरीका क्या था। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है कि जो तृतीयक एमीन पानी पर नहीं घुलता उसको छोड़ दो। जो जल में घुल सकते हैं, अमोनिया प्राइमरी और एमीन और सेकेंडरी एमीन, इनमें से कौन सा पदार्थ जल में अधिक घुलता है और कौन सा पदार्थ जल में कम घुलता है? तो देखो इसका क्रम क्या यहां लिख दें, देखो स्टार बना के लिख रहे हैं भैया। सबसे ज्यादा घुलने की क्षमता किस पर होती है? अमोनिया पर।
और उसके बाद घुलता है प्राथमिक एमीन, और उससे भी कम होता है जल में घुलने की क्षमता द्वितीयक एमीन के पास। R2NH लिख दो, या ऐसे भी तो लिख सकते थे द्वितीयक एमीन को। क्या किसी व्यक्ति के दिमाग में इसका कारण आ रहा है? अमोनिया ही जल में सबसे ज्यादा क्यों घुला? क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 3। तो ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, ज्यादा घुलेगा। ऐसा मैंने पढ़ा था कि सामान्य ताप पर 1 लीटर जल में 1300 लीटर अमोनिया गैस को घोला जा सकता है सामान्य ताप पर। अगर टेम्परेचर को कम किया जाए तो 1300 लीटर अमोनिया गैस से भी ज्यादा गैस को 1 लीटर पानी पर घोला जा सकता है। कभी इस बात को शब्दों से छोड़कर दिमाग में भी जोर डालना, पानी 1 लीटर, देखते हो कितना होता है, और अमोनिया गैस कितने लीटर? 1300 लीटर, 1300 लीटर। अब समझ लेना इसको, बड़ी से बड़ी टंकी होती है 1000 लीटर की होती है पानी वाली, उससे भी ज्यादा अमोनिया गैस। और अगर वो अमोनिया गैस के फॉर्म में, तो 1300 लीटर का एरिया बहुत बड़ा होता है, और उतनी गैस को तो 1 लीटर पानी पर घोल सकते हैं नॉर्मली टेम्परेचर पर। इसकी घुलनशीलता तो बहुत ज्यादा है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता है। ये 2 बनाता है इसलिए कम घुलेगा, ये 1 बनाता है इसके लिए और भी कम घुलेगा। और तृतीयक वाले का बोल देता तो वो तो सबसे कम घुलता, क्योंकि उस पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता कैसी थी? सबसे कम थी। अगले नंबर पर आ जाते हैं। देखो बेटा, एक और इसमें बात पढ़ते हैं। देखो, हम लोगों से एक यौगिक का और कंपेयर करवाता है, जो बोर्ड परीक्षा में 1 बार या 2 बार पूछा गया है। दोनों यौगिकों के सूत्र को देखो, पहचानने की कोशिश करो, आंसर ना दे पाओगे तो हम बताएंगे। देखो, ये फॉर्मूला क्या किसी ने देख रखा है अभी तक? आधे बच्चों के दिमाग में आ गया, सर जी फॉर्मूला काहे का बना रहे हैं? एनिलीन। अच्छा, एनिलीन में से ऐसा फॉर्मूला NH2 को तो ऐसे भी लिख सकते थे ना। जानते ये क्यों बना रहे हैं? ताकि पहचानो हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट कंपाउंड है यार, ये दुबला लग रहा है भैया। जो यौगिक दुबला देख के पहले से ही उसको बिल्कुल बेकार घोषित कर दो, तो हमने थोड़ा सा उसको सही बनाया है। और बनाया कैसे है? N इधर भी लगा हुआ है CH3, यहां भी लगा हुआ है CH3। जानते इसका नाम क्या है? हाँ बेटा सही है, इसका नाम है एनिलीन। और जानते इसका नाम क्या है? N डाइमेथिल। N डाइमेथिल या डाइमेथाइल। और बेटा बाकी सूत्र तो एनिलीन का था। इसके पे पूछता है कि इसमें से किस पदार्थ में की जल में घुलनशीलता ज्यादा है और किस पदार्थ की जल में घुलनशीलता कम है। अरे भैया यार ये बताओ, पुराने नियम से चले तो आ रहे हो, आधे घंटे से एक ही चीज पढ़ा रहे हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, कितने बना सकता है? तो जल में घुलेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। हमने इनसे कहा था हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओ, कार्बन से जुड़े बैठे हुए हैं, और कार्बन से जुड़ के बैठेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तो ये पदार्थ तो जल में कैसा होगा? घुलनशील। परंतु ये पदार्थ जल में घुलनशील नहीं है। तो इस बात को बताएंगे। देखो, एनिलीन जल में कैसा है? विलेय। विलेय का मतलब जानते हो ना, घुलनशील है। और जो जस्ट बगल में दिया गया है, यहां लिख दें क्या? जल में अविलेय। अविलेय का मतलब ना घुलने वाला पदार्थ है। तो क्या इस पर आए हुए क्वेश्चन को जान पाओगे? आता है एनिलीन जल में घुलनशील है, परंतु NN डाइमेथिल एनिलीन जो है वो जल में घुलनशील नहीं है। इसका क्या कारण बताओगे? एक ही कारण कि एनिलीन में नाइट्रोजन परमाणु हाइड्रोजन से कनेक्ट है, अतः ये जो है वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। परंतु NN डाइमेथिल एनिलीन में से तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना ही खत्म है, और ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड को बना भी नहीं सकता। बेटा जो बात बची है इधर क्या बता दीजिए। देखो और भी याद रखो, एक क्वेश्चन और भी आता है। देखो कैसा क्वेश्चन है, समझो इस बात को। CH3NH2
बेटा इसके बाद भी एक मैंने और एक पदार्थ बनाया CH3CH2NH2। बेटा एक और सूत्र लिखेंगे CH3CH2CH2NH2, और मेरे पास जगह नहीं दी तो बेटा मैं चौथा सूत्र भी यहां लिखता जरूर। अब कहोगे सर नीचे जगह है, समझा सकते हैं हम इसी से, तो हम इससे ज़्यादा फॉर्मूले लेकर भी कुछ भी नहीं करेंगे। अब पूछ लेता है कि आपने जो ये फॉर्मूले लिए हैं इनके नाम, तो पहले का नाम तो है मेथाइल एमीन, दूसरे वाले का नाम अगर पढ़ते हैं तो दूसरे वाले का नाम है एथाइल एमीन, और बेटा तीसरे में कार्बन 3 है तो चाहे आप प्रोपिल बोल दो या प्रोपाइल बोल दो, और लास्ट में आपको लगा देना है एमीन। कहता है इन तीनों यौगिकों में से कौन सा यौगिक पानी पर ज्यादा घुलेगा। अब देखो तुम लोगों का दिमाग अगर जा रहा था जिन जगहों पर, शायद उस जगह पर अब थोड़ा सा नहीं भी जाएगा। बेटा ये कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, ये और ये, अरे यार ये तो मेरे दिमाग से बिल्कुल अलग ही चला गया। कैसा चला गया अलग, कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, तो क्या सारे पदार्थ की जल में आपस में घुलनशीलता सेम है? नहीं, तो इसका आंसर है भैया नहीं है जल में घुलनशीलता सेम। जब भी कभी हाइड्रोजन आबंध बनाने वाले हाइड्रोजन एटम की संख्या सेम हो जाए तो फिर ये फैक्टर काम नहीं करता, फैक्टर चेंज हो जाता है उस समय। कौन सा फैक्टर चेंज हो जाता है, सुनना। अच्छा ये बताओ, ये वाला भाग हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ना, इसमें से ये वाला भाग हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और इसमें से ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है भाग। जो भाग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है उस भाग को कहते हैं द्रव स्नेही। कौन सा भाग बोलते हैं? अभी जगह नहीं है और मैं ज्यादा लिखना नहीं चाहूंगा, आप लिख सकते हैं, अगर आपको लगे आप लिख सकते हैं। इस भाग को क्या बोलते हैं? द्रव स्नेही। जो भाग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है उस भाग को द्रव स्नेही कहते हैं। द्रव स्नेही को मतलब जानते हो? द्रव से स्नेह करने वाला, द्रव में घुलने वाला। अब जस्ट अपोजिट पार्ट पर आ जाओ। सर जी ये जो भाग बच रहा है, इस बचे हुए भाग को कहते हैं द्रव विरोधी। और ये भाग जो बचा हुआ भाग है जिसमें मैंने ये टिक का निशान लगा दिया है, अरे टिक ना लगाओ यार, ज्यादा अच्छा लगेगा, क्रॉस। जानते हो जो द्रव स्नेही भाग होता है वो यौगिक को पानी में घोलने का प्रयास करता है, और जो द्रव विरोधी भाग होता है जिस पर क्रॉस लिखा है ये द्रव में घुलने में या जल में घुलने का विरोध करता है। तभी इसका नाम जानते हो क्या है? द्रव विरोधी। अब तुम लोग होशियार हो, इस बात को समझोगे। यहां से चल, यहां पर द्रव में घुलने का विरोध करने वाला द्रव विरोधी भाग बड़ा है ना, देखो 3 कार्बन का विरोधी भाग है, मतलब ये पानी में घुलने का विरोध ज्यादा करेगा। इसमें विरोधी भाग 2 कार्बन का है, तो ये जल में घुलने का विरोध करेगा, लेकिन उस वाले कंपाउंड से जल में घुलने का विरोध कम करेगा। जानते हो इसमें विरोधी भाग तो सबसे छोटा है, तो इसमें जल का विरोध करने वाला भाग सबसे छोटा है, तो ये जल में घुलने का विरोध भी सबसे कम करेगा। अब देखो इस पर आगे, अगर ये विरोध सबसे कम करेगा तो घुलेगा सबसे ज्यादा। ये देखो ग्रेटर देन का निशान। अब इन दोनों में से देखा तो तुमने कहा सर ये कम विरोध करेगा, ये तो बहुत ज्यादा करेगा, तो फिर से यहां ग्रेटर देन का निशान। तो इस बात को भी पहचान लेना चाहिए कि अगर प्राथमिक एमीन पे कहीं किसी पदार्थ के जल में घुलनशीलता की बात हो जाए तो आप इस बात को देखोगे कि पदार्थ का जो जल में घुलनशील भाग है वो कैसा है और कितना है। तो इस प्रकार से आप इस चीज को देख लोगे। तो जल में घुलनशीलता को दिखाने वाले भागों का भैया जितने प्रकार का क्वेश्चन अभी तक आता है या बनता है, हमने भैया तुमको बताए हैं उस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन अभी भी एमीन कंपाउंड के भौतिक गुण रह गए हैं कुछ। जैसे हम लोगों को तो अभी क्षारीय प्रकृति पढ़नी है, तो क्षारीय प्रकृति की गणना जो है बेटा इसे करेंगे हम लोग अगली क्लास पे। तो इसको यार नोट कर लिया है सही ढंग से, ये विरोधी वाली बात जान गए। अच्छा इसके बाद भी हम एग्जाम्पल लिखते तो विरोधी भाग उसमें 4 कार्बन का होता, वो और भी ज्यादा विरोध करता, तो इस बेसिस पर चलता है। तो इसको नोट कर लेना भैया।